आपको ये कह दे कि नहीं समाज से क्रिमिनल्स खत्म हो गए, उग्रवादी खत्म हो गए, तो मैं इन बातों को नहीं मानता। जो आम जनता से सिस्टम जिसके साथ अन्याय करता है उसके विचार उग्र होते हैं और वो सिस्टम से बदले की भावना से हथियार उठाता है। अनुराग गुप्ता और पलामू एसपी के असामाजिक तत्वों से संबंध है। अभी कौन लोग बोल रहे हैं कि नक्सल मुक्त है? यदि नक्सल मुक्त है तो फिर जो पुलिस वाले शहीद हुए उनको मुआवजा सब लोगों को क्यों इनको देना पड़ा? बूढ़ा पहाड़ जहां आजादी के बाद महज 2 साल पहले सरकार पहुंची थी, वह बूढ़ा पहाड़ जहां नक्सलियों की व्यवस्था चलती थी, अब कागजों में बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन हकीकत अभी भी वहां कोसों दूर है। और एक वारदात होती है पलामू के सबसे बड़े नेता जो लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं। जब बूढ़ा पहाड़ लोगों से मुलाकात करने जाते हैं, इस दौरान एक सूचना मिलती है कि बूढ़ा पहाड़ मत जाइए। वह नेता कोई और नहीं बल्कि केएन त्रिपाठी है। झारखंड में बड़ा नाम है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, पूर्व मंत्री है। कैसे आप देखते हैं कि पहले बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया जाता है, लेकिन पूरे अगर पलामू की हकीकत देखें और फिर आपके साथ जो वारदात हुई, तो किस तरह देखते हैं, क्या हुआ था उस दिन पहले? देखिए, उस दिन की घटना यही थी कि जो मंडल डैम बन रहा है उसके नीचे 5-7 गांव जो डूब क्षेत्र में है, वहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो विस्थापित हो रहे हैं तो उनको मुआवजा और उनको दूसरे जगह ज़मीन और घर दिया जाना है। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो वो लोग मुझे बहुत दिन से बुला रहे थे, तो हमने उस दिन तिथि मुकर्रर की थी कि हम लोग आ रहे हैं। तो वहाँ जाना था मुझे। वहाँ के लिए निकले तो सवेरे हमने राज्य के डीजीपी को और कंसर्न 3 जिला के वो कोना में पड़ता है, तो तीनों जिला के एसपीस को हमने भिजवा दिया लेटर, वाइज निकलना है, भेज दो। तो मुझे लगता था कि उधर सारी व्यवस्था होगी, अब तो फोर्स भेज दिया गया है, क्योंकि अब हमारे पास सुरक्षा थी नहीं। तो सुरक्षा 2 सितंबर से ही सरकार ने हटा दी है कि तो हम भगवान भरोसे जंगलों में दौरा करते हैं। तो निकल गए, जाते गए वहाँ पहुँचे मंडल डैम के थोड़ा पहले। हमारे घर से 70 किलोमीटर का वो जगह है जिसमें अधिकांश पूरा का पूरा जंगली इलाका ही है, और बरवाडी के बाद 30 किलोमीटर तो वो बहुत ही घनघोर जंगल है, लोग उधर आते जाते बहुत कम है। तो पहुँचे तो वहाँ पे एक लड़का मुंह बांधे हुए खड़ा था। तो उसने कहा कि सर आगे मत जाइए। हमने बोला क्या बात है भाई, क्यों ना जाए? तो बोला कि नहीं, आपकी जान को खतरा है, आगे मत जाइए। फिर मैंने पूछा कि क्या है, किस चीज़ का खतरा है? बोला मैं आप ही को बताने के लिए यहाँ रुका हुआ था, नीचे सबको पता है कि आप उतर रहे हैं नीचे, और मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी कि आप मत जाइए। बस कह करके वो आगे अपना गाड़ी बढ़ाया, चला। हम लोगों ने आपस में बात किया, फिर वहाँ का माहौल देखा तो मुझे भी लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक परिंदा भी कहीं पर नहीं मार रहा है, तो इधर सुनसान पूरा इलाका है। मुझे भी लगा कि नहीं, चलो ये बोला है तो वापस हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या है, उन्हीं के बीच का है कि मेरा शुभ चिंतक है कि और कोई बात है, यू नेवर नो, क्योंकि आप चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं लोगों को। जैसे ही गाड़ी घुमा है तो आवाज़ के साथ एक टायर ब्लास्ट कर गया। बोले कि अरे ये क्या हो गया, नई गाड़ी। कोई बताया कि पत्थर में लग गया, कोई बोला कि नहीं कांटी पर फेंका हुआ था, कोई कुछ बोल रहा है, जिसको जो बुझाए। तो उसमें अब सबका दिमाग वो उस ओर घूम गया, उस पर कोई ध्यान नहीं। हमने कहा कि ऐसा करो, अब बैठने से नहीं है, चलो पैदल निकलो, जंगली जंगल, हम लोग 30 किलोमीटर पैदल निकल जाए अंदर से। वो जो पूरा मंडल डैम वाला जंगल है, उस एरिया में आप निकल के पैदल? हाँ, उस एरिया में निकलने के लिए, कि मंडल डैम से बरवाडी जंगल निकल जाएंगे, अब रास्ते से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि रास्ता से ही आएंगे, तो हम लोग इधर से निकल जाओ। इसी बीच देखा कि एक पिकअप वैन आ रही है जो और छड़ ली हुई है। हमने पूछा क्या नाम है, तो बताया वसीम। हमने कहा कहाँ के रहने वाले हो, तो बरवाडी। हम बोले कि घुमाओ इसको, वापस चलो। क्या हुआ भैया? हम बोले कुछ नहीं, तुम घुमाओ, चलना है। तो गाड़ी पे आगे बैठ गए, हमारे लोग डाला में बैठ गए। वहाँ से इतना ख़राब रास्ता है कि वो गाड़ी चाह के भी बहुत स्पीड कर रहा था, उसका डाला वाला सब बैठ गया उससे, फिर भी वैसे ही बैठा हुआ डाला में रगड़ाते हुए रॉड लेकर के वो
मोरवाई तक 8 किलोमीटर आया। तो संजोगवश वो नेटवर्क तो नहीं पकड़ता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो एसडीपीओ का फ़ोन लग गया। बात हो गई एसडीपीओ से, एसडीपीओ तुरंत जिस स्थिति में थे वहाँ से चले आए बेचारे, और आकर के हम लोगों को सुरक्षा दे करके ले गए। लेकिन मुख्य है कि सरकार को, जनता को, हर जनता को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमारे साथ 10 लोग थे, सारी घटनाएं, कुछ घटना दुर्घटना बड़ी हो जाती तो सरकार क्या करती? किसी को भी उसमें से किसी को भी कुछ हो जाता तो सरकार के लोग जाते, उसको फूल माला चढ़ाते और चले आते। तो मुझे लगता है कि नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। 2 सितंबर से लेकर 3 महीना होने जा रहा है और सरकार का अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं है, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारा मामला है। इसके बाद ऐसी बात है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है आखिर कौन लोग थे, क्या साजिश थी? देखिए, लगना ऐसे तो अनुमान से नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो वहाँ कोई ना कोई बड़ी साजिश थी, और वो तो पुलिस ही, हम लोगों ने FIR करा दिया है, तो पुलिस ही अब उसको जांच करके बता सकती है कि क्या मामला था, कैसे सारी घटनाएं घटी। तो अब हम लोग तो अनुमान के आधार पर नहीं बोल सकते कि अमुक व्यक्ति था, अमुक संगठन था, अमुक लोग थे। लेकिन अगर उस इलाके को देखें तो अभी भी माओवादियों का दस्ता और कई स्प्लिंटर ग्रुप सक्रिय है। एक वारदात भी हुई थी पाकीवाला में, जो 2 जवान शहीद हो गए थे। तो मतलब आशंका से तो इनकार नहीं कर सकते कि उग्रवादी नक्सली वारदात हो सकती थी। कई बार देखा गया कि झारखंड में हमला हुआ। देखिए, पांकी वाला तो मैं आज भी कहता हूँ कि वो पलामू एसपी के गलती के चलते शहीद हुए थे, वो उग्रवादियों से हमला में नहीं हुआ। वो पलामू एसपी ने उसको गलत तरीके से अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए उन लोगों को उग्रवादी घटना से जोड़ दिया। उसके पूरे जिम्मेदार पलामू एसपी रेशमा रमेशन है, तो वो नहीं था। लेकिन फिर भी आप कोई ये कह दे कि नहीं, समाज से क्रिमिनल्स खत्म हो गए, उग्रवादी खत्म हो गए, तो मैं इन बातों को नहीं मानता। जो विचार है वो विचार खत्म नहीं हो सकता है। उग्रवाद उस उग्र विचारधारा का है जो आम जनता से, सिस्टम जिसके साथ अन्याय करता है, उसके विचार उग्र होते हैं और वो सिस्टम से बदले की भावना से हथियार उठाता है। तो वो विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। तो हाँ, कम हो सकता है, कम हुआ होगा आने वाले दिनों में, लेकिन पूर्णतः समाप्त हो गया ऐसा कोई कहता है तो ये मैं नहीं मानता। और कैसे मानूं? पिछले 2 महीने में 20 हत्याएं तो हमारे एक जिला पलामू में हुई है, और किसी का जूं तक नहीं रेंग रहा है, कोई जांच भी नहीं कर रहा है। सब कोई टाइट लिप्ट ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि आम लोगों के जान माल का कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, डीजीपी को लिखा है, सबको घटनाओं के बारे में जानकारी है, बट एक्शंस लोग नहीं ले रहे हैं। ये हो जाने क्यों नहीं ले रहे हैं? कागजों पर आपका पलामू तो नक्सल मुक्त है, अलग रास्ते पर अब चल रहा है, विकास के पथ पर। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया गया था बूढ़ा पहाड़ में 100 करोड़ से ऊपर का। अभी कौन लोग बोल रहे हैं कि नक्सल मुक्त है? यदि नक्सल मुक्त है तो फिर जो पुलिस वाले शहीद हुए उनको मुआवजा सब लोगों को क्यों इनको देना पड़ा? खैर, वो अलग बातें हैं, वो बोलने की बातें अलग हैं, लेकिन अपराध और उग्रवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता पूर्णतः। हाँ, उसको वॉच किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता, कम किया जा सकता। अच्छा, जिस वक्त आपको सूचना देने एक युवक पहुंचा तो कौन था आपको जानकारी, लेकिन उस वक्त डर लगा था आपको कि क्या होगा? हाँ, देखिए, हमको तो भय नहीं लगता, ये आप जान लीजिए। किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता, क्योंकि हम धार्मिक विचार के व्यक्ति हैं। हमें जानते हैं कि इस धरती पर जो आया है सबको एक दिन जाना है, कोई इस धरती पर नहीं है। आप देख रहे हैं, कल धर्मेंद्र चले गए, कुछ दिन पहले गुरुजी शिबू सोरेन जी चले गए, उनका भी बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा था। तो सबको एक दिन जाना है, तो जिसका तिथि निर्धारित है उस दिन को जाना है, तो भय की कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, अपना कर्तव्य आपको करना है, और उस कर्तव्यों के निर्वहन में यदि कोई रोक टोक हो तो नहीं। लेकिन हमारे साथ जो लोग थे वो सब बहुत भयभीत हो गए, सारे लोग
एक व्यक्ति तो इतना भयभीत हो गया कि उसका ब्लड प्रेशर गड़बड़ाने लगा। उसको तो मुरवाई उसमें ले जा करके पिकेट्स में उसका ब्लड प्रेशर चेक करा रहे थे। लोग पानी वानी चढ़ाने की बात कर रहे थे। वो थोड़ा था, नर्वस था। तो लेकिन हमें कोई बात नहीं थी। हम तो दौड़ कर भी जंगल से चलने का हौसला रखते हैं, इसीलिए हम जंगल में पब्लिक से मिलने जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो वहाँ के ग्रामीणों से फिर आपकी कुछ बात हुई? प्रोग्राम में क्या कैंसिल हुआ? उसके बाद तो जब पुलिस आ गई वो और घेरे में ले लिया वहाँ का एसडीपी और थाना प्रभारी, तो उसके बाद तो जनता से मिलने का बात ही नहीं रहा। और 30 किलोमीटर में जनता है भी नहीं, बहुत कम है। 2-4 गांव हैं, थोड़े बड़े इंटीरियर में छोटे छोटे गांव हैं, तो उतना इंटीरियर में अंदर जाने का बिना सुरक्षा का तो मतलब था नहीं। जो विस्थापितों से मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, आज भी तक नहीं हो पाई है। अब फिर जाने के लिए या तो सरकार सुरक्षा मुहैया व्यवस्था कराए, नहीं तो फिर वैसे ही जान खतरे में डाल कर। मतलब प्लानिंग कर रहे हैं आपके फिर जाएंगे? नहीं, हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। यदि वो लोग फिर संपर्क करके बुलाते हैं कि नहीं आप फिर आइए इतना तारीख को, तो जाना ही पड़ेगा। क्या रास्ता क्या है, आप ही मुझे बताइए ना। अब राजनीति विश्वास पर आधारित है, उनको हम पर भरोसा है, वो मुझे बुलाएं, हम वहाँ जाना ही पड़ेगा। सरकार अब सुरक्षा नहीं दे रही है वहाँ जाने के लिए, तो हम क्या करें? हमारी इसमें कुछ गलती है तो आप ही बता दीजिए। अच्छा, एक प्रोटोकॉल है कि अगर पूर्व मंत्री आप हैं, इंटक के भी बड़े ओहदे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगातार घूमते हैं, चाहे कोयलांचल का इलाका हो वो भी खतरों से भरा है, और पलामू तो जंगली इलाका है, नक्सली इलाका रहा है, और खासकर आप चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का भी मंत्री है, तो लगातार जंगली इलाकों का भ्रमण करना पड़ता है। तो आखिर क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है कि सुरक्षा तक अब मुहैया नहीं हो रही है? देखिए, जबकि एस्कॉर्ट किया जाता है। पहले तो हमको लगता था कि अनुराग गुप्ता बदमाशी कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में पिछले 3 महीनों से बातें हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी जो उनसे बात हुई तो उनको सब बताया, और उन्होंने कहा भी। अब इसके बाद चीज़ों का नहीं होना, मुझे लगता है कि क्या कारण है। जो कारण मैं राजनीतिक चश्मे से यदि देखूं तो यही समझ सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनके वोटर्स आदिवासी हैं, गैर आदिवासी नहीं है। तो गैर आदिवासी लोगों में से किसी को जान माल की क्षति पहुंचती है तो उनके वोट का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि यदि ऐसा भी कोई सोच है तो गलत सोच है, सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि नेता किसी एक जाति का नहीं होता। उनको ये समझ में रहना चाहिए कि कोई आदिवासी या गैर आदिवासी की बात नहीं है। कोई भी नेता हताहत होता है, कोई भी नेता की हानि होती है तो उसके चाहने वाले हर समाज में लोग होते हैं। तो और मानवता है कि मनुष्य कहीं भी हताहत होता है तो सबको वहाँ तक कष्ट पहुँचता है। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ऐसा यदि कोई सोच रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो गलत सोच रहा है, वैसा सोचना नहीं चाहिए। आप पलामू से आते हैं और पलामू में ही कई ऐसे नेता जो बिना किसी पद पर हैं लेकिन 2-2 3-3 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, रील्स बनाते हैं, और फिर पूर्व मंत्री कांग्रेस के इतना बड़ा नेता को नजरअंदाज। तो ये तो आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए, इसमें हम क्या बता सकते हैं। तो मतलब दरकिनार क्यों कर दिया जा रहा है? नहीं, दरकिनार कौन कर सकता है? कांग्रेस पार्टी को। प्रजातंत्र में देखिए, जनता जिसको दरकिनार न करे उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। जनता ही दरकिनार करती है, जनता ही लाती है। ऑपरेसिव एटीट्यूड बीजेपी के हाईकमान का, ये थंबिंग मेजोरिटी से गवर्नमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ऑपरेसिव एटीट्यूड चाहे वो कोई करे, किसी से करे, वो उसके लिए हानिकारक है। भगवान भी अन्याय का नहीं देखना चाहता और जनता भी नहीं देखना चाहती है। सरकार में आप लोग हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार में होकर भी लगता है कि हम विपक्ष में बैठे हैं कि बात नहीं सुनी जा रही है? हमारे नहीं, हमारे सिक्योरिटी का तो मामला सिक्योरिटी का नहीं, ऐसे अगर अलग हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं कि कई जगहों पर आम जनता परेशान है। जैसे पिछले 2 महीनों में पलामू में 20 हत्याएं हुई, आज भी हत्याएं हो रही हैं। अब परसों भी एक हत्या हुआ है। उन हत्याओं के बाद पुलिस रोक नहीं पा रही है और सरकार को बार बार पत्र लिखा जा रहा है, सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई अधिकारियों का दंड विधान नहीं। तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को
उसमें भागीदार नहीं रहना चाहिए। वैसा यदि सरकार का रवैया रहे तो सरकार चलने देना चाहिए, सरकार को बाहर से समर्थन करना चाहिए और पार्टी को उस सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। हमारा ऐसा व्यक्तिगत मत है और जब पार्टी की बैठकें होंगी तो इन बातों को हम उठाएंगे भी और हम पत्र के माध्यम से भी कहेंगे कि नाउ द थिंग्स इज नॉट गुड, कांग्रेस शुड कम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गिव इट द सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। कई बार यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस के मंत्री भले ही सरकार में, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी जाती, सीएम डायरेक्ट निर्णय लेते हैं। कई बार हुआ कि मंत्री ने आदेश जारी किया लेकिन सीएम हाउस से रद्द हो गया। तो मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। एक छत्र जो कहा जाता है कि निर्णय ले रहे हैं, सीएम साहब ले रहे हैं। नहीं नहीं, एक छत्र निर्णय नहीं लेना। देखिए, प्रजातंत्र है। एक गांव में भी यदि हम पंचायती करने बैठते हैं तो 5 पंच इसीलिए चुने जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति का निर्णय सही नहीं होता। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है उसमें कैबिनेट बनाया है कि उसमें कैबिनेट में मतलब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, चुने हुए लोग जो आ रहे हैं जनता से, ग्रुप बैठ करके निर्णय लेगा। यदि ग्रुप निर्णय लिया होता तो अनुराग गुप्ता जैसा क्रिमिनल्स का सपोर्टर एक्सटेंशन लेकर के उस पद पर नहीं बैठा होता जिसको उसी सरकार ने सस्पेंड किया। उसी मुख्यमंत्री ने जिसको सस्पेंड किया वैसा व्यक्ति फिर एक्सटेंशन नहीं ले पाता। तो यदि एक्सटेंशन हुआ तो एक व्यक्ति ने लिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं लिया। तो ये हमेशा ह्यूमन एरर है कि जब एक व्यक्ति कोई एब्सोल्यूट निर्णय लेता है तो उस निर्णय में गलतियां एब्सोल्यूटली होती हैं और अधिक होती हैं। इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, इसीलिए उसको कैबिनेट कहते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ इसका अभाव अभी दिख रहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स निर्णय नहीं लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वाले 1-2 लोग निर्णय करके मुख्यमंत्री जी से साइन कराते। जब अनुराग गुप्ता की बात हो रही तो जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, आपका भी बयान आया था कि जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। तो अभी भी उसी अपने बयान पर कायम है और क्या देखते हैं कि अनुराग गुप्ता पर जिस तरह से एलिगेशन लग रहे हैं, लगातार भाजपा लगा रही है या कई लोग खुलकर नहीं बोल रहे लेकिन बता रहे हैं कि बड़ा खेल हुआ है? देखिए, हमें तो जो जानकारी थी पहले से कि वो क्रिमिनल से मिला हुआ है और ये बातें तो मैं खुद बोला था आपको मीडिया में, आपके मीडिया में बोला था, कई लोगों के सामने बोला था कि अनुराग गुप्ता और पलामू एसपी के असामाजिक तत्वों से संबंध है, उनसे इनका बातचीत लेन देन जो भी है। अब सारी बातें मैंने कहा था तो मुझे बोलने में तो कोई एतराज नहीं था। उस समय वो डीजीपी था कि हमें जो जानकारी नहीं थी, जो पता चली कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगा करके वहाँ धनबाद और दूसरे जगह पे अपराधियों को दिलाने में भी मदद किया था। एक अपराधी से मिलकर दूसरे अपराधी को मार देना, उसके एवज में पैसा लेना, तो इस तरह की भी बातें थी। तो अब तो अनुराग गुप्ता को जेल में रहना चाहिए। जो इस तरह के आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहा है, नहीं रहना चाहिए। यदि वो जेल में नहीं गया तो बाकी जितना आईपीएस है सब वैसे ही करने लगेंगे, ज़मीन का कारोबार करने लगेंगे अपराधियों से मिल करके। और कुछ आईपीएस हैं भी, लेकिन जो नहीं भी हैं, जो 1 नंबर ऑनेस्ट हैं, वो भी चाहेंगे कि हम उसी कार्य में लग जाएं। तो फिर व्हाट इज़ द गवर्नमेंट? इट विल बिकम ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स टू लूट द पीपल। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे। अब अगला कदम क्या है आपका? जंगल जा रहे हैं, वहाँ पर हमले की साजिश हो रही है, शहर में सुरक्षा पुलिस नहीं दे पा रही है, तो क्या करेंगे हम? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम अपनी सुरक्षा भगवान हमारी करेगा। हम अपना पब्लिक का काम जो करते हैं करते रहेंगे, उससे मैं भयभीत नहीं हूँ, चिंतित भी नहीं हूँ। वो एक घटना घटी, वो मीडिया में आ गई तो अब आप पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसे हम तो हमेशा ही जंगलों में ही घूमते रहते हैं। कई बार अभी प्रतापपुर, कान्हा चट्टी, लातेहार के जंगलों में कई बार गए। घटना नहीं घटी तो आपके संज्ञान में नहीं आया। तो हम तो डेली ही घूमते रहते हैं। अब कभी कुछ घटना घट जाएगी तो सूचना होगा, नहीं घटेगी तो चलता रहेगा। मतलब निडर होकर के जनता के बीच में बने रहेंगे? हाँ, उसमें कहीं शंका नहीं। हम तो अपना काम 24 घंटा करते रहते हैं और मुझे लगता है कि राज्य के कुछ चुनिंदा नेता जो 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। पद पे रहूँ न रहूँ उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता, जनता का काम करते रहना हमारा। तो देखिए, साफ तौर पर केएन त्रिपाठी की कई तस्वीर लगातार सामने आती है। चुनाव हारे या जीते,
हमेशा आपको जमीन पर यह मौजूद मिलेंगे और जनता के जहां काम हो तो खुद खड़े भी दिखेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद से सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर झारखंड में तो कई जो प्रखंड स्तर के नेता हैं उन्हें भी राज्य सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, लेकिन इतने बड़े ओहदे के नेता को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। और उस इलाके से आते हैं पलामू से, जहां काला पहाड़ का जिक्र कर ले, बूढ़ा पहाड़ का कर ले, कागजों में जरूर नक्सल मुक्त इलाका हो गया, लेकिन हाल में अभी काला पहाड़ में भी घटना घटी थी कि ठेकेदारों की मशीन जलाई गई थी, कई बार मजदूरों को पीटा गया और कई कहानी उस इलाके में अपने आप में है। और अभी भी कई नक्सलियों का दस्ता मौजूद है, लेकिन कागजों पर सब कुशल मंगल है, पलामू शांत है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट हम देंगे।